हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारी रिट परीक्षा से संबंधित तीसरी टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली है विश्व भूगोल से संबंधित। हमारी क्लास थोड़ी फास्ट रहती है ताकि हम अधिक से अधिक मैटर आपको दे सकें। तो आज पढ़ते हैं हम रिट परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान की टेस्ट सीरीज, जिसमें से आप ये देखिए, नोट कीजिए कि आपके हमेशा यानी कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपकी जब भी रिट परीक्षा हुई, यानी कि 4 बार आपकी रिट परीक्षा हो चुकी है, एक बार भी आपके 10 क्वेश्चन से कम नहीं पूछे गए, यानी कि हर बार आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि इस बार भी आप देखिए कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। लेकिन उससे भी मज़ेदार बात यह है कि आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप समझना, कैसे नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है वो पहले ध्यान रखिए। उसके बाद में फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट समय लेंगे, 5 मिनट में आप समझ लीजिए, उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देखोगे तो आपके रिट सिलेबस में भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में आपके मुख्य रूप से संविधान में जो सिलेबस है वो आपके टोटल 8 टॉपिक है, यानी कि उद्देशिका है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय है, संसद में लोकसभा राज्यसभा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, राज्य सरकार है, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन है और उच्चतम न्यायालय है। यानी कि 8 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अज्ञात शत्रु पर आक्रमण करना है। हमारी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो अपने पीरियड का पेपर आएगा वो अज्ञात पेपर रहेगा, उस पर हम पूरी तरीके से रणनीति से हमला करेंगे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी ये क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो मेरी गारंटी है। कैसे? क्योंकि आप एक एनालिसिस करोगे तो आप देखिए 2015-2017 में देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना से दोनों बार एक क्वेश्चन पूछे गए, मूल अधिकार कर्तव्य से भी एक क्वेश्चन पूछे गए, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय से भी एक क्वेश्चन पूछे गए, संसद में से भी एक क्वेश्चन पूछे गए दोनों सालों में। रिट में देखिए, आप ये क्रम देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में दोनों वर्षों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। राज्य सरकार से न तो इस वर्ष पूछा गया न इस वर्ष पूछा गया, यानी कि आपके सिलेबस में दे रखा है फिर भी आपके दोनों साल में नहीं पूछा गया। यानी कि आप ये एक नोटिस चीज़ कीजिए, जो क्वेश्चन 2015 में जिस टॉपिक से पूछा गया 2017 में भी वही टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि आपके सिलेबस का एक बार गहन अध्ययन कीजिए। दूसरी, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन आपके सिलेबस में है लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उच्चतम न्यायालय में से जब 2015 में क्वेश्चन पूछा गया तो 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षा मंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार आपके रिट सिलेबस चेंज नहीं होगा, केवल आपके राजस्थान का वेटेज बढ़ाया जाएगा, यानी कि आपके सिलेबस सेम टू सेम रहेगा भारतीय संविधान का। और आप ये एक बात आपसे कह दो कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आएंगे, यानी कि इसी टॉपिक में से आएंगे। आपको क्या करना है, संविधान तो पढ़ो, लेकिन आप जैसे दूसरी को 2 बार रिवीजन करते हो तो इन टॉपिक का 5 बार रिवीजन कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके एक्स्ट्रा पूछी गई, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पूछी गई। देखिए, आपके अनुच्छेद से 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना, आपके अनुच्छेद 395 है तो आपको 395 से संबंधित पूरे अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास थोड़ी सुपर फास्ट रहेगी क्योंकि हमें बहुत सारा मैटर आपको बताना है। देखिए, 395 में जब आपका अनुच्छेद पूछे गए तो आपको वो याद नहीं करने हैं। किस कौन कौन से अनुच्छेद आपको विशेष तौर पर याद करने हैं, यानी कि जो टॉपिक आपके हैं वो अनुच्छेद आपको याद करने हैं। जैसे उद्देशिका प्रस्तावना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो याद करना है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद है, मूल अधिकार जैसे आपके 12 से लेकर जो अनुच्छेद 32 तक हैं वहाँ तक आपको याद करने हैं। मूल कर्तव्य हैं जो संविधान के भाग 4 में यानी कि क में शामिल है, वो आपको याद करने हैं। 11 मूल अधिकार मूल कर्तव्य याद करने हैं। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय से संबंधित याद करना है। संसद में जो सम्मिलित हैं कि संसद में जैसे, संसद में आप कैसे याद करोगे, संसद में जैसे मान लीजिए संसद में है तो आपको एक संसद को समझना सरल है। कैसे है सरल का मतलब यह है सरल का, यानी कि संसद, पहले संसद रहेगा, फिर राज्यसभा रहेगा, फिर लोकसभा रहेगा, ठीक है। यानी कि से क्या बन जाएगा, 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। यानी कि अनुच्छेद 79 में तो संसद से संबंधित यानी कि संसद के गठन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 79 में, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से संबंधित गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। आपके ऊंचे नीचे नहीं होंगे, इस बार इसे याद करोगे तो यानी कि संसद को समझना आसान है। ये संबंधित अनुच्छेद आपको अच्छे से याद करने हैं।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से संबंधित आपको अनुच्छेद अच्छे से याद करना है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कब होती है, कार्यकाल कितना होता है, पदावधि कितनी होती है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, उसका सब आपको याद करना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसका प्रबंध किसमें है, मंत्रिपरिषद क्या है, ये आपको उससे संबंधित अनुच्छेद याद करने हैं। वही अनुच्छेद आपके आएंगे। आपको 395 अनुच्छेद याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप रिविजन कर सकते हैं, लेकिन इस पर 2-5 बार रिविजन कीजिए, आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राज्य सरकार है, राज्य सरकार से संबंधित जो भी है इसमें पहले प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन एक बार सिलेबस में दिया हुआ है तो पढ़ना तो आवश्यक है। पंचायती राज नगरीय स्वशासन से नहीं पूछा गया, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपकी एक भी क्वेश्चन गलत होता है, किसी तरह छूटता है, तो आप लाखों बच्चों के नीचे आ जाएंगे। यानी कि आप एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके संबंधित अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। चलो हम फिर किससे पूछे गए, संवैधानिक संशोधन से। संवैधानिक संशोधन से केवल रिट 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और अनुसूचियां से संबंधित 1 क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अब संवैधानिक संशोधन है, अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां से संबंधित जो क्वेश्चन याद करेंगे, तो पहले देखो अनुच्छेद 395 उसको बताने में समय लगेगा, लेकिन मैं आपको अनुसूचियां मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियों को बताने में केवल 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद में फिर हम ये जो टेस्ट सीरीज है ना, उस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि आपके अनुसूचियाँ एक नज़र में देख लीजिए। अब आप अनुसूचियों को एक नज़र में देख लीजिए। अनुसूचियों को 12 अनुसूचियों को याद करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी, आपको हमेशा याद रहेगी। हमारे संविधान में जब लागू हुआ था तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपको गिनती आती है तो उम्मीद है कि आपको गिनती सब आती है, तो अगर नहीं आती तो सीख लीजिए। जैसे अक्सर 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां हैं, तो कब कब जोड़ी गई, तो फिर गिनती याद कर लीजिए। कैसे? जैसे पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यानी कि गिनती देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 क्रम याद हो गया, यानी कि पीछे भी 1, 2, 3, 4 है। उसी तरह आपको गिनती याद करनी है कि 9वीं अनुसूची 1 से 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, बिल्कुल क्रम याद कर लीजिए कि किस अनुसूची से जोड़ी गई। अगर आपको इसे भी याद करनी है तो इसे भी फटाफट याद कर सकते हैं आपके। कैसे? क्योंकि 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित थी, 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से संबंधित थी, और 11वीं अनुसूची आपके ग्राम स्वशासन से संबंधित थी, और 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित थी। इस तरह से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। 8 अनुसूचियों के पहले वाली जो मूल अनुसूचियाँ थी उनकी बात करें तो उनको भी याद करना बिल्कुल आसान है। पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में आपके क्या दे रखा है, पहली अनुसूची में आपके भारत और राज्यों के बारे में दे रखा है, यानी कि भारत और राज्यों के बारे में दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि अगर मान लो अगर किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है, किसी नए राज्य को समाप्त किया जाता है, तो कौन सी अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्वेश्चन आ सकता है। इस सब मैं तरफ से बना रहा हूँ क्वेश्चन कि हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त किया गया, तो किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी पहली अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें भारत और राज्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे कैसे और कौन कौन सी 8 अनुसूचियाँ हैं, फटाफट याद कर लीजिए। आपके 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जैसे पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, पहली मैं यहाँ गिनती इसी तरह लिखता हूँ, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 8 अनुसूचियाँ याद करनी है। पहले अनुसूची में भारत और राज्यों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, सैलरी के बारे में दिया हुआ है। सैलरी यानी कि किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलेगी, प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलेगी, किसे याद करोगे, सैलरी से, यानी कि सैलरी होती है, सैलरी का मतलब क्या होता है, सेकंड यानी कि दूसरी का मतलब क्या है, सेकंड, दूसरी को सेकंड में बोलते हैं, से ध्यान रख लेना, सेकंड। ठीक है, तीसरी में फिर आपके जो दे रखा है, चौथी में आप कैसे याद करोगे, 4 से, 4 यानी कि 4,
क्या की पिछली क्या है र से क्या करोगे राज्यसभा। राज्यसभा में किन किन राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व है इसके बारे में दिया हुआ है कि कौन सी अनुसूची में कौन से राज्य में कितना प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि क्या कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, केवल 2 आपकी दिल्ली और पांडिचेरी ऐसी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, यानी कि टोटल अभी तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि अभी 2 जम्मू कश्मीर राज्यों को समाप्त करके लद्दाख और जम्मू को 2 यानी कि 2 आपके केंद्र शासित बढ़ गए हैं, जिस कारण आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरह से वर्तमान में केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं 9 में से, एक दिल्ली एक पांडिचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं। और दोनों ही विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो अपने निर्वाचन के माध्यम से अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, दिल्ली और पांडिचेरी। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भी केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी के 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 4 से यानी कि राज्यसभा में 5 ही प से क्या होता है पिछड़ी, यानी पिछड़ी में आगे क्या है प, यानी कि पिछड़ी से क्या होता है कि पिछड़ी कौन होती है, जनजातियां जातियां होती है, यानी कि पिछड़ी जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। कौन कौन से राज्यों में, यानी कि वो 4 राज्यों के बारे में बताया गया। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि छठी अनुसूची में कौन से राज्य के बारे में उल्लेख नहीं है। 4 राज्य हैं, 4 राज्य को कैसे याद करोगे क्रम से, क्योंकि आप आज याद करोगे तो 2 दिन बाद में आप सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए आपको याद करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपका जो पश्चिमी पूरी उत्तरी भारत है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत है, तो यहाँ पर असम है, आपके यहाँ पर क्या है मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम है। तो आप एक लाइन खींच दीजिए सीधी इस तरह से, यहाँ पर असम, यहाँ मेघालय, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। इस लाइन को सीधी ध्यान रखना कि सीधी लाइन खींचनी है, तो सीधी लाइन पर जो राज्य हैं वो चारों राज्य का उल्लेख छठी अनुसूची में है। ये कंफर्म याद होगी आपको, इन छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है। इसी तरह 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में देखना आगे क्या है स, जैसे प से अपने पिछड़ी याद करी, 4 से अपने र से यानी कि आपने राज्यसभा याद किया, छठी से यानी 7वीं से याद करेंगे स से क्या बोलेंगे सूची, यानी कि स से मिला लीजिए सूची, यानी कि सूची, यानी कि इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का, 3 उल्लेख, 3 सूचियाँ संविधान में, कितनी सूचियाँ 3। कौन कौन सी, संघ सूची, इधर न्याय लिख देता हूँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कितनी सूचियां हैं संविधान में, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब ये है जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बनाती है, राज्य सूची का मतलब ये है जिन पर कानून केवल राज्य सरकार ही बनाती है, और समवर्ती सूची का मतलब यह है जिस पर कानून केवल दोनों सरकारें बनाती है, लेकिन दोनों कानूनों में टकराव हो तो केवल केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनमें कितने विषय दे रखे हैं, यानी कि कितने विषय इनमें, तो आप देखिए कि संघ सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। अब कैसे याद करोगे, तो आप याद करने के लिए आपको हमेशा याद रहेगा गिनती, इसमें भी गिनती याद कर लीजिए। कैसे, 1 2 3 याद कर लीजिए, 1 से 0 1 2 गिनती याद कर लीजिए क्रम, जैसे 0 से पीछे 0 है, 1 से 61 है, 52 से 52 है, यानी कि आपको याद रह जाएगा कि 0 1 2। इस तरह से आपको 8 अनुसूचियाँ याद हो गई, यानी कि 4 अनुसूचियाँ पहले बता दी, 8 अनुसूचियाँ बता दी। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी अनुसूचियों में किस किसका उल्लेख है। अब आपके कौन सा भी क्वेश्चन आया अनुसूची से संबंधित आपके कभी गलत नहीं होगा। अगला जो सीरीज लेके आएंगे हम, मतलब जो उसमें अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, अलग अलग भागों में उसके विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, फिर भी हम सुपर फास्ट चल रहे हैं। तो आओ चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए। आप जितना क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, जितना बता रहे हैं, क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइए, ताकि आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सके। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिट 2017 2018 में पूछे गए, किस तरह से आपके आगामी बढ़ती में पूछे जा सकते हैं। तो नोट कीजिए और देखते जाइए, अपने टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट क्या है। टेस्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके रिट 2017 में, 2015 में इतने 10 क्वेश्चन पूछे गए, पहले बता दिए। पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आप बात समझिए, 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। कितने निर्वाचित, ठीक है। निर्वाचित कौन होते हैं, जिनको सीधा जनता चुनती है, यानी कि जिनको जनता के द्वारा या अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जिनको चुना जाता है। जैसे मान लें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। और मनोनीत कौन होते हैं, मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति
अपने स्वविवेक से यानी कि सलाह के अनुसार सदस्यों को नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नियुक्त करता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये यानी कि आप ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जिन सदस्यों को नियुक्त करता है, यानी कि जिन सदस्यों को नियुक्त करता है वो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जिन सदस्यों को नियुक्त करेगा वो क्यों भाग लेंगे, नहीं लेंगे। तो इस कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं संसद के। और साथ में ही जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं और साथ में ही जो मैंने पहले बताया था आपको, दिल्ली और पांडिचेरी की केंद्र शासित प्रदेशों की 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के भी इसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। आपके कितनी बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा हमेशा आपके, क्योंकि बाद में पूछा जाएगा। अब बात ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, तब उसके महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना इसमें मनोनीत भाग लेते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि निर्वाचन में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में, मैंने बताया था आपको टॉपिक पहले सिलेबस में कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए आपके वो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। हम भारत के लोग तात्पर्य है कि संप्रभुता, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है भारत के लोगों में निहित है। अब प्रस्तावना को आपको विस्तार से ध्यान करना है कि प्रस्तावना क्या है। जिससे आप किताब पढ़ते हो, किताब के आगे पहले आपके परिचय रहता है, तो परिचय आपके यानी कि आपके प्रस्तावना संविधान का परिचय कराती है। इस कारण पालकी वाला ने प्रस्तावना को पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा, परिचय पत्र कहा, परिचय पत्र, ठीक है। यानी कि किसने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र का, पालकी वाला ने कहा। प से ध्यान रख लेना, प से ध्यान रख लेना। अब आपके क्वेश्चन नोट बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। संविधान की आत्मा, देखो आपको एक बात ध्यान रखना कि संविधान में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल ही। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को कहा गया है, यानी कि उद्देशिका को कहा गया है। लेकिन अगर आपके पूछे कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, संविधान की आत्मा किसने कहा, यानी कि अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको बताया, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। अगर आपका पार्टिकुलर भीमराव अम्बेडकर का नाम आए कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 बताना है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का आपको नाम नहीं आएगा तो आप केवल आपको प्रस्तावना ही बताना है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। संविधान की जो विचार कहाँ से लिया गया, यानी कि संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना के बारे में आपको ध्यान रखना है, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसमें पूरी बात दी हुई है कि प्रस्तावना में कब कब कौन कौन से शब्द जोड़े गए, जैसे संप्रभुता, जो अखंडता, जो शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अब देख लो, अनुच्छेद यानी कि मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया, क्योंकि आपके टॉपिक है। मूल अधिकार आपके पहले 7 थे, एक मूल अधिकार आपके समाप्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। आपके केवल कितने मूल अधिकार बचे, 6 अधिकार बचे आपके। 6 अधिकारों में से आपके जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में आपके अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। आपको पूरे मूल अधिकार याद करना है, कौन कौन से मूल अधिकार किस में है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन था कि किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। आपके कुल भाग कितने, 22 भाग है। अनुसूचियों की तरह एक बार हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, दूसरा टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो आपको पूरे संविधान के मूल भाग है उनको समझा देंगे। आपके 22 भाग है, 22 भागों में आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं थे। बाद में सवर्ण सिंह समिति, यानी कि सवर्ण सिंह की समिति की गठित की गई। सवर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर संयुक्त संघ, यानी कि वर्तमान में रूस देश के से प्रेरित होकर ही भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस तरह से 11 मूल कर्तव्य हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल कर्तव्य को जिस भाग में जोड़ा गया वो था भाग 4।
भाग 4 के क में आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए, आपको ध्यान रखना है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में क्या है, आपके मूल अधिकार है। और भाग 4 ए में यानी कि क में भी आप कह सकते हैं को मूल कर्तव्य है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद से संबंधित आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं मूल अधिकार से संबंधित पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको मूल अधिकार के जो संबंधित अनुच्छेद है आपको याद करना है। यानी कि अनुच्छेद 25 जो आपके है वो किससे संबंधित है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता से आपके संबंधित है। इस तरह से आपको याद करना है। अगला है सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से प्रावधान नहीं है यानी कि आपके सब प्रावधान दिए हुए हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान न्याय, यानी कि आप समान कार्य कर रहे हो तो आपको समान वेतन दिया जाएगा, ये प्रावधान है। लेकिन वो नहीं है जैसे मान लीजिए असमानता करना और असमानता करना। यानी कि आपको जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों में बहुत से दिए हुए हैं, जैसे पारिश्रमिक यानी कि प्रसूति अवकाश, यानी कि जो गांधी की जो अलग अलग आपको नीति निर्देशक तत्व दिए हैं उनमें आपको गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिकवादी, वैज्ञानिक अलग अलग नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग याद कर लेना, ये आपके काम आएंगे। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको याद करने हैं, साथ में आपको क्वेश्चन नोट भी करते जाइए। लोकसभा की कार्यवाही की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन था कि लोकसभा की कार्यवाही की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या क्या है। गणपूर्ति क्या होती है, यानी कि जैसे मान लो कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में शुरू करने के लिए पहले कम से कम इतने सदस्य तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने कुछ 100 जनों का ग्रुप है, 100 जनों के ग्रुप ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें निश्चित किया गया, नियम बनाया गया कि 100 जनों का जो ग्रुप है वो मीटिंग तभी होगी जब इसमें से 10 सदस्य आएंगे। कितने सदस्य आएंगे, 10 सदस्य। अगर 10 सदस्यों में से 9 सदस्य ही आए उपस्थित हुए तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। इस तरह से जो लोकसभा में जो 543 सदस्य हैं, 543 सदस्यों में से अगर 1/10 यानी कि 1/10 से कम सदस्य आते हैं तो ये लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाएगी, उसको ही गणपूर्ति कहते हैं। वही गणपूर्ति विधानसभा में शामिल आएंगे। लोकसभा विधानसभा का एकदम बिल्कुल सेम टू सेम हिस्सा है। जैसे आप देखोगे लोकसभा के लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। उसी तरह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। ये तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, ये राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, ये राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप राज्य की विधानसभा में देखें तो विधानसभा में सेम टू सेम लोकसभा की तरह आएगा और राज्यसभा की तरह विधान परिषद में आएगा और यहाँ राज्यपाल में आएगा। यानी राज्यपाल से संबंधित आएगा। यानी जिस तरह से केंद्र का जो संविधान मिलता है, अनुच्छेद मिलते हैं, वैसे के वैसे आपके राज्य में अनुच्छेद मिलेंगे। मैं आपको अलग कक्षा जब टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से डेट से संबंधित, तो फिर हम बात करेंगे इन पर एक एक पर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि आवश्यक कार्यवाही की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला, किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है जो राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मतलब जो प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति होती है। देखिए मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री भी टॉपिक बताया आपको पढ़ना है। अब प्रधानमंत्री में और मंत्रिपरिषद में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा प्रधानमंत्री में। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था प्रधानमंत्री में, पीएम में, तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक रहे। ये तो सबको याद होगा, लगभग सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मंत्री कौन थे, यानी कि सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मंत्री कौन थे, तो क्या बताओगे, जगजीवन राम। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मंत्री रहे थे जगजीवन राम। आपको जैसे ध्यान रखना है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे जगजीवन राम है, दोनों आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको पूछे कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत से बच्चे जो सोचते हैं कि तो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री कहाँ से होंगे, लेकिन सही है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके ये कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 74 में संबंधित है आपके। अगला है भारत के सामाजिक न्याय से संबंध में सही नहीं है, यानी कि आपको धर्मनिरपेक्षता वाला और सामाजिक न्याय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। उसमें से आपके यही पूछा जाएगा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, किससे संबंधित है, आपकी तार्किक क्षमता से ऊपर है। इन प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे पाओगे। कैसे दे पाओगे, जब आप अध्ययन करोगे, यानी कि पढ़ाई के अलावा आपका कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको कितना पढ़ाऊँ, आप कितनी भी अच्छी कोचिंग कर लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप कितने भी ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, कि कौन सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपको सफलता मिलेगी ही नहीं।
सफलता कब मिलेगी? जब आप स्वयं पढ़ोगे। अब पढ़ना कैसा है वो आपको तय करना है। बस मैं आपको राह दिखा सकता हूँ और हमेशा दिखाता रहूँगा, और आपकी तैयारी नहीं कि आपकी जो मेरी वजह से आपके 100 में से यानी कि 10-5 सिलेक्शन दे ही सकता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा राज्य सरकार से पूछा गया, अट के पूछा गया है। अट के क्यों पूछा गया? कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। यानी कि ये कि ऊपर जैसे चढ़ते जाओगे तो ऊपर कंपटीशन बहुत बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन गलत सही होने का मतलब होता है कि आप हजारों लाखों बच्चों के ऊपर नीचे आ जाते हो। लेकिन इस तरह से आपको पढ़ना सब कुछ है, यानी कि जो सिलेबस मैंने बताया था संविधान से संबंधित वो चीज़ें तो आपको पढ़ना अनिवार्य है। अब देखिए किस तरह से आपकी रेट 2015 में वही क्वेश्चन पूछे गए 2017 में पूछे गए, यानी कि वैसा का वैसे पैटर्न लिया गया, केवल वो अलग अलग आपके कर दिए। देखिए रेट 2015 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? भारत संविधान के प्रस्तावना को संशोधन कब किया गया? यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कब किया गया? 1976 में इसका संशोधन किया गया। आपको ध्यान रखना है, जब कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब उसका संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के समय ही 42वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। इनके आपसे पूछ ले कि भारत के मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी कहलाता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति की सिफारिश में मूल कर्तव्य जोड़े गए? मैंने बता दिया आपको पहले, सोवन सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर। वो संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन आपकी शिक्षा से अधिकार से संबंधित है, आपके मूल कर्तव्य भी है, यानी कि आपकी शिक्षा से संबंधित देखना आपके मूल कर्तव्य भी है, आपके नीति निर्देशक तत्व भी है और आपके मूल अधिकार भी है। एकमात्र ऐसी चीजें है शिक्षा का अधिकार जो आपको तीनों में मिलता है। किस किस में? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में और नीति निर्देशक तत्वों में। ये सुपर फास्ट क्लास है। देखो आपको अगर मेरी आवाज़ में ज़्यादा आ रही है, यानी कि मतलब फास्ट चल रही है, तो क्षमा कीजिए। हमें सब कुछ पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। हम दूसरी जो टेस्ट सीरीज लाएंगे आगे वाली, वो भी ऐसी ही रहेगी। राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बताया 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा, 35 वर्ष राष्ट्रपति। आपको कन्फर्म याद कर लेना है। इस तरह से वही क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप एक बार इनको सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्षता वाला पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? 44वां संविधान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? 44वां। अब मैंने आपको बता दिया कि 42वां संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ था? आपके किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी ने ही क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। आपातकाल के बाद में जब चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में इंदिरा सरकार की यानी इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। गिरने के बाद में जब चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में मोरारजी देसाई यानी कि गैर कांग्रेस सरकार बनी मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसने 42वें संविधान में जो अनुचित संशोधन थे, अनुचित संशोधन, उनको हटा दिया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई के समय हुआ। मोरारजी देसाई के समय हुआ, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के समय हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। अब आप एक बात ध्यान रखना कि जो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई एकमात्र भारत के व्यक्ति है जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला है। एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। आपको मैंने 12 अनुसूचियां कंप्लीट करा दी है। वो कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसका देहांत उसके कार्यकाल के समय हुआ? कौन से थे उपराष्ट्रपति? आपके कृष्णकांत थे। अब आप देखना कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब जैसे आपको कौन कौन सी चीजें याद करनी है, कौन कौन से, जैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपको राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, जैसे भारत में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? राष्ट्रपति में राजेंद्र प्रसाद का। आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। इसी तरह जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उसमें जो वीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे, तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के लिए दूसरी गणना करनी पड़ी। यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के लिए 2 बार गणना की गई। कौन से थे? वीवी गिरी थे। ग से ध्यान रखना, ग गणना से। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे कौन से पहले राष्ट्रपति थे जो पहली बार निर्विरोध
निर्विरोध चुने गए, यानी कि निर्विरोध चुने गए, कोई चुनाव नहीं हुआ। यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि नी से ध्यान रखना, निर्विरोध, निर्विरोध, ठीक है। यानी कि ग से गिरी, नी से नीलम, यानी नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया। वीवी गिरी ऐसे थे जिनकी गणना की गई। इसी तरह ज्ञानी जेल सिंह, यानी कि जब ज्ञानी जेल सिंह, यानी कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, यानी कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, हत्या होने के बाद में ज्ञानी जेल सिंह ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने सहविवेक से प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया। किसको? राजीव गांधी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई, लेकिन महाभियोग यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायालय है, न्याय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय आपके एक ही है, कहाँ पर है? आपके दिल्ली। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में 7+1 यानी कि टोटल 8 पद थे। कहाँ? अगर मेरे आंकड़ों में थोड़ा बहुत इधर उधर हेर पर हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि हो तो नहीं, लेकिन हो जाते हैं क्योंकि मानवीय भूल है, कोई ईश्वर तो है ही नहीं। तो 7 थे। बाद में 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में, कि भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय जो कहाँ पर है? दिल्ली में। बाद में 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में 30+1 यानी कि 30 तो न्यायालय और 30 तो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ, यानी कि टोटल कितने पद किए गए? 31 पद किए गए। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है तो मुझे मालूम है कि भारत में अभी तक 24 राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। और टोटल राज्य कितने? 28, यानी कि 4 राज्यों में अभी उच्च न्यायालय नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उसके नीचे क्या रहेगा? जैसे ये हुआ, ये ऊपर तो सर्वोच्च न्यायालय रहेगा एक, इसके नीचे क्या रहेंगे? उच्च न्यायालय रहेंगे। यानी कि उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में एक होता है, संविधान में तो व्याख्या है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 24 ही उच्च न्यायालय है, यानी कि 4 राज्यों में अभी उच्च न्यायालय नहीं है। पहले जिला न्यायालय आते हैं, इस तरह से आपके रहते हैं। तो आपको न्यायालय के बारे में आपको मैं पूरे बता दूंगा। काका कालेकर पिछड़ा आयोग का निर्वाचन, काका कालेकर जो थे, यानी कि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेकर। तो काका कालेकर को कब तक नियुक्त किया गया? 1953 में नियुक्त किया गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। आपको क्लास में मेरी उद्देश्य है कि आपको मैं अधिक से अधिक दे सकूँ। अगर मेरे ज्ञान की वजह से किसी तरह आपको फायदा होता है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको दे सकूं। आपकी तैयारी इतनी मजबूत होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, मेरा सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। अगली टेस्ट सीरीज लेने में हमें जो टेस्ट सीरीज लाते हैं उसको लेने में 2-3 दिन लग जाते हैं। जिससे अगर अब जो तीसरी टेस्ट सीरीज हो गई है, चौथी जो टेस्ट सीरीज होगी वो 2 या 3 दिन लगते हैं एक टेस्ट सीरीज को आने में है हमारे यूट्यूब पर। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बाकी हम टेस्ट सीरीज आपकी जब तक आपकी रेट परीक्षा नहीं हो जाए तब तक लाते रहेंगे और आपकी तैयारी इतनी मजबूत करा देंगे। लेकिन मजबूत कराने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे भरोसे रहो, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, केवल हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन आपके ही मेहनत से हो सकेगा, बाकी मेहनत आपको ही करनी है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।